वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 1 अगस्त 2021 और 1 अगस्त 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसे यहाँ पर देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी व सीआरपीएफ सेकंड कमांडेंट कुमार मयंक को राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड से कोलकाता में सम्मानित किया गया, फिर कोलकाता में नवाजा गया है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर था ये था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दरभंगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और सभी लोगों ने यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर किया और अधिकतर लोगों ने इसके बारे में विस्तार पूर्वक लिखा। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है आप उसे कमेंट बॉक्स में विस्तार पूर्वक जरूर लिखा कीजिए। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अभी अगस्त महीना है तो आज है 1 अगस्त। तो 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे ये डेट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को अपडेट करता चलूंगा। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आज है 1 अगस्त 2021 और आज मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। तो इसके बारे में कुछ चीज़ों को यहाँ पे मैंने ऐड किया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि कई सारे प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में भी बने हैं। ठीक है, तो एक एक करके सारे पॉइंट को देखते हैं यहाँ पे पहले पॉइंट से। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है कि 2 अमेरिकी नागरिक बॉबी मैथ्यू और जोस मेडिगन ने सबसे पहले अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में एडिरोंडेक पर्वत नामक पहाड़ की 40 चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई किया था। और इन दोनों ने 1 अगस्त 2015 को अंतिम 46वें शिखर पर चढ़ाई की थी और तब से 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आप यहाँ से याद रखिए। आपसे अगर कोई पूछ ले कि राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस क्यों मनाया जाता है तो ये यहाँ पे कंडीशन ये है कि 2 अमेरिकी नागरिक बॉबी मैथ्यू और जोस मेडिगन, जो 2 मतलब अमेरिकी नागरिक थे, युवा थे, और इन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में स्थित एडिरोंडेक नामक पर्वत की 40 चोटियों को सफलतापूर्वक मतलब चढ़ाई किया था। और इसी चढ़ाई के दौरान जो इसका अंतिम चढ़ाई था यानी कि 46वें मतलब शिखर की जो चढ़ाई थी उन्होंने 1 अगस्त 2015 को पूरा किया था सफलतापूर्वक, और तभी से 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट है कि एवरेस्ट की चोटी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि एवरेस्ट की चोटी को नेपाल में यानी कि नेपाली भाषा में सागर माथा कहा जाता था। लोकल लैंग्वेज में सागर माथा कहा जाता है नेपाल में। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि 1955 में इसका सर्वे किया गया, अर्थात 1955 में एवरेस्ट की चोटी का सर्वे किया गया और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर बताई गई थी उस वक्त। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया कि ब्रिटिश सर्वेक्षक सर जॉन एवरेस्ट के सम्मान में इस चोटी को माउंट एवरेस्ट नाम दिया गया है। अगला पॉइंट है कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो कि 8,586 मीटर अर्थात 28,169 फीट की ऊंचाई के साथ दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। यहाँ से आप ये याद रखेंगे कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन वहीं पर दुनिया की बात की जाए तो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और फिर यहाँ पर आगे कंचनजंगा के बारे में यहाँ पर लिखा गया कि यह सिक्किम में हिमालय पर्वतमाला में भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ये यहाँ से आप याद रखिए। यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है बिहार के बारे में। तो बिहार की सबसे ऊंची चोटी कैमूर पहाड़ी क्षेत्र है जो कि विंध्य पर्वत श्रेणी का ही पूर्वी हिस्सा है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा और बिहार की सबसे ऊंची चोटी जो है ये कैमूर पहाड़ी क्षेत्र है, जो आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पे आगे लिखा गया है एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले सबसे पहले इंसान ऑकलैंड के सर एडमंड हिलरी थे और इन्होंने नेपाल के पर्वतारोही शेरपा तेंजिंग नार्गे के साथ 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की थी। ये यहाँ से आप याद रखेंगे। ये मतलब ऑकलैंड के थे सर एडमंड हिलरी और इन्होंने पहली बार एवरेस्ट की चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई किया था और इन्होंने इस चोटी की चढ़ाई में मतलब कि पर्वतारोही शेरपा तेंजिंग नार्गे की मदद लिया था। ये यहाँ से आप याद रखेंगे और ये चढ़ाई हुआ था 29 मई 1953 को। अगला पॉइंट है यहाँ पर कि उत्तराखंड के बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और सीधे चलते हैं प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही के घोषणा के अनुसार किस जिले में बिहार का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार के सुपौल जिले में राज्य का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में कुछ चीज़ों को मैंने ऐड किया उसे देख लेते हैं। तो हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार के सुपौल जिले में राज्य का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जाएगा और यहाँ पे आगे लिखा गया इस जैव विविधता पार्क के निर्माण की सहमति भारत सरकार द्वारा दी गई है और इस पार्क का निर्माण नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत किया जाएगा।
जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, ये अगर राज्य का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क है तो ये अन्य दो कौन है? तो यहाँ पर इस पॉइंट में मैंने लिखा है कि बिहार के अन्य दो बायोडायवर्सिटी पार्क जो अररिया और गया जिले में विकसित किया गया। आप यहाँ पर जो ये देख रहे हैं कुशियार गांव बायोडायवर्सिटी पार्क, ये बिहार के अररिया जिले में है। ठीक है, तो अररिया और गया में मतलब ये पार्क अभी वर्तमान में बिहार में दो पार्क स्थित है। लेकिन वहीं पे अगर तीसरे पार्क की बात किया जाए तो तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण की भी घोषणा किया गया है, अभी ये सुपौल में किया जाएगा और इसके लिए कम से कम 25 से 30 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है, जो कि अगर ये भूमि का आवंटन हो जाता तो मतलब यहाँ पे सुपौल में ये राज्य का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें कही गई इस घोषणा में, ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ देखिए सुपौल की चर्चा हो रही है तो सुपौल के बारे में यहाँ पर हम मैप पर कुछ चीज़ों को देख के समझ सकते हैं। अब जब मैप पर देखेंगे बिहार वाले मैप में सुपौल की स्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ये सुपौल का जो जिला है, सुपौल जो जिला है ये कितने जिलों के साथ अपनी मतलब कि जिले की सीमा को साझा करता है, इसे हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे अररिया से स्टार्ट करते हैं, अररिया 1, मधेपुरा 2, सहरसा 3 और मधुबनी 4, तो 4 जिले जो हैं जो कि सुपौल के साथ अपनी जिलों की सीमा को साझा करता है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सबसे पहले इसे इरेज करते हैं। यहाँ पे चर्चा हो रही है सुपौल जिले की, तो सुपौल जिले किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिहार में 9 प्रमंडल है और यहाँ पर सुपौल जिला जो आता है ये कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सुपौल जिला कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आता है और कोसी प्रमंडल का जो मुख्यालय ये सहरसा में, यहाँ पर आप मैप पर देख सकते हैं ये कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा है और सहरसा एक वास्तव में जिला भी है। तो इसे हम यहाँ पे काउंट करते हैं, इस प्रमंडल के अंतर्गत यानी कोसी प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिला है, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। तो एक हो गया सहरसा, दूसरा हमारा हो गया मधेपुरा और तीसरा हमारा हो गया सुपौल। तो कुल मिलाकर ये 3 जिले हैं जो कि कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत बिहार के कितने प्रवासी मजदूरों ने दूसरे राज्यों में राशन प्राप्त किया है? वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा 15,729 प्रवासी मजदूरों ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको यहाँ पर इस बार बता दूं कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत बिहार के 15,729 प्रवासी मजदूरों ने दूसरे राज्यों में राशन प्राप्त किया है। ये यहाँ से आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने ये आंकड़े कुछ ऐड किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप ये सब चीज़ों को याद रखेंगे। तो इसके तहत महाराष्ट्र में 3,073 मतलब प्रवासी मजदूरों ने राशन प्राप्त किया और दिल्ली में 2,773, हरियाणा में 1,838, गुजरात में 1,428 तथा दादर व नगर हवेली तथा दमन व द्वीप में 1,577 प्रवासी मजदूरों ने अपने कोटे का राशन प्राप्त किया। मतलब जितना निर्धारित होता है इतना मतलब राशन प्राप्त किया इन राज्यों में। तो यहाँ पे कुल मिलाकर आपको ये याद रखना है कि कितने प्रवासी मजदूरों ने दूसरे राज्यों में राशन प्राप्त किया है। तो कुल मिला के 15,729 प्रवासी मजदूरों ने अब तक के आंकड़े के अनुसार दूसरे राज्यों में राशन प्राप्त किया अपने कोटे का। ठीक है, तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया जाएगा? अभी हाल ही में ये गरिमा गृह के स्थापित किए जाने का घोषणा किया गया, अब ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे सभी ऑप्शन सही है। तो इसमें बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में, इन 8 राज्यों में गरिमा गृह के मतलब कि निर्माण किया गया है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको इस बारे में विस्तार से बता दूं कि हाल ही में केंद्र समुदाय आधारित संगठन की मदद से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए गरिमा गृह स्थापित किया गया है। ठीक है, ये यहाँ से आप याद रखेंगे ये क्यों मतलब कि शुरू किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य ही गरिमा गृह स्थापित किया गया है। अब यहाँ पर आगे लिखा गया ऐसे आश्रय गृह महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और ओडिशा में स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ये ऐड किया है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसजेंडर से संबंधित है। तो 30 साल की जयिता मंडल भारत की पहले ट्रांसजेंडर जज है और उन्हें 8 जुलाई 2017 को पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर की लोक अदालत में जज नियुक्त किया गया था। ये यहाँ से आप याद रखेंगे, पहले ट्रांसजेंडर जज है जिनका नाम है जयिता मंडल। और फिर यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश में स्थित सिलेट खदान को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रिटेन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इस प्रश्न में हम लोग डिटेल में जानते हैं कि अपनी खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों के लिए जाना जाने वाले ब्रिटेन के उत्तर पश्चिम वेल्स का इलाका स्थित स्लेट अर्थात परतदार पत्थर की खदान को हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। आप यहाँ पर इसको इमेज में भी देख सकते हैं। अब यह ब्रिटेन का 32वां तथा वेल्स का 4था विश्व धरोहर स्थल है। ये आपको याद रखना है, ये ब्रिटेन का 32वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है तथा वेल्स का ये 4था स्थल है।
अब यहाँ पे जो अगला पॉइंट में आप देख रहे हैं इसे मैं ऑलरेडी आपको एक सप्ताह पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पे ब्रिटेन की चर्चा हो रही है, ब्रिटेन से संबंधित है, तो इसे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ दिन पहले यहाँ स्थित लिवरपूल शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची से बाहर किया गया था, और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची से बाहर किया जाने वाला तीसरा स्थल था। पूरे विश्व में जितने भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है उसमें से तीसरा ऐसा स्थल था ये, मतलब कि लिवरपूल शहर जिसे कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल से बाहर किया गया था। तो ये भी बात आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए दोस्तों, इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करके हमारे मोटिवेशन को जरूर बढ़ाइए। आज के इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 900 लाइक का। अगर आपको वीडियो से सचमुच का हेल्प मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे मोटिवेशन को जरूर बढ़ाइए, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, जिस प्रकार से मैं आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको दोबारा कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा आपसे वादा है। जिस प्रकार से जनवरी से अभी तक मैं आपके साथ लगा हूँ, तो जनवरी से अब तक का सारा वीडियो प्लेलिस्ट में बना हुआ है, अपलोड है, वहाँ पर आप जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं और अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। और सारे करंट अफेयर्स का मंथली वाइज पीडीएफ का लिंक आपको यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ पर जाके पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है कि किस देश में स्थित लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ बोर्ले मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। सिटी ऑफ बोर्ले मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। किस देश का यह स्थल है? तो देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, ये स्थल है ब्राजील का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में स्थित लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ बोर्ले मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। और यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। और नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इस सूची में, यानी कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में अभी वर्तमान में 1149 धरोहर स्थल शामिल है। और जो यहाँ पर आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है यहाँ पर रियो डी जेनेरो शहर में स्थित लैंडस्केप गार्डन, जिसका नाम है सिटी ऑफ बोर्ले मार्क्स, जिसे कि अभी हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप याद रखना है आपको। चलिए उसके बाद यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 5 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई के द्वारा जिस बैंक पर 5 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है उस बैंक का नाम है एक्सिस बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इस पर हम जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई के द्वारा जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन और अनुपालन नहीं करने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई ने निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक पर 5 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। ठीक है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब यहाँ पर एक्सिस बैंक के बारे में लिखा गया कि एक्सिस बैंक की शुरुआत यूटीआई बैंक के रूप में हुई थी और इसकी पहली ब्रांच 2 अप्रैल 1994 को अहमदाबाद, गुजरात में खोली गई थी, जिसका उद्घाटन तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। तो ये अभी चर्चे में है, तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। आने वाले समय में जो भी एग्जाम आयोजित होंगे आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है इसका स्थापना कब हुआ था, ये पहली ब्रांच कहाँ पे खोली गई थी, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं जो कि ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ से याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे चर्चा हो रही है भारतीय रिजर्व बैंक की, तो भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कुछ चीज़ों को यहाँ पे मैंने ऐड किया है, उसे देख लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। यह प्रश्न कई बार विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे कि 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया था। और आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री के सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। और आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है ये ताड़ का पेड़ और बाघ है। आप यहाँ पर इस लोगो में भी देख सकते हैं, ये आरबीआई का लोगो है, ताड़ का पेड़ और बाघ ये आरबीआई का प्रतीक चिन्ह है। और आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई और वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। अब आपको यहाँ पर ये याद रखना है ये 25वें गवर्नर है जो कि उर्जित पटेल की जगह पर है, इससे पहले उर्जित पटेल थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर पढ़ते हैं अगले प्रश्न में, लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि कल आपको यहाँ पर पेड ग्रुप में 30वां प्रैक्टिस सेट भेजा गया। जो भी इस मतलब कि पेड ग्रुप से ज्वाइन है वो लोग पेड ग्रुप को चेक करें, जो लोग अभी तक अटेंड नहीं कर पाए हैं तो वहां पर आपको भेजा जा चुका है, आप वहां पर जाकर इसका मतलब कि टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, जो लोग अभी तक नहीं ज्वाइन किए इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज करें और इसमें शामिल हो जाएं। और फिर यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारत को कोविड रोधी टीकाकरण कार्यक्रम के लिए $2,50,00,000 सहायता देने की घोषणा किया गया? तो ये भी हाल ही में अमेरिका द्वारा ये घोषणा किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
अब यहाँ पर इस प्रश्न पर हम जानते हैं कि हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आए थे और इस दौरे में अफगानिस्तान की सुरक्षा हालात, हिंद प्रशांत में संपर्कों को बढ़ावा देना और कोरोना महामारी की चुनौतियों से निपटने जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। और इसी दौरान अमेरिका ने भारत को कोविड रोधी टीकाकरण कार्यक्रम के लिए $2,50,00,000 देने की सहायता की घोषणा की है। ये यहाँ पर आपको याद रखना, जो मतलब कि मीटिंग में, इस बैठक में जो चर्चा हुई कोविड-19 महामारी के बारे में, तो इसमें मदद के लिए यानी कि कोविड रोधी कार्यक्रम के लिए भारत को अमेरिका द्वारा $2,50,00,000 की सहायता राशि देने का घोषणा किया गया। अब यहाँ पर ये सारे पॉइंट को आपको याद रखना है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आए थे और ये एंटनी ब्लिंकन की पहली विदेश यात्रा नहीं बल्कि पहली भारत यात्रा थी। और यहाँ पर आपको एक जानकारी और दे दूं कि जो बाइडेन की सरकार जो अमेरिका में आई है तो जनवरी 2021 में आई है। तो जनवरी 2021 में जो बाइडेन की सरकार के आने के बाद मतलब कि ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि उसके सरकार के किसी पदस्थ कर्मचारी, पदस्थ अधिकारी जो बड़े ऊंचे पद पे हैं वो भारत की यात्रा पर आए हैं। तो ये भी बात आपको याद रखना है। हालांकि एंटनी ब्लिंकन का ये पहला दौरा है, ठीक है। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। चलिए उसके बाद यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सरकारी सेवा में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? कौन सरकारी सेवा में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इस प्रश्न को हम जानते हैं कि हाल ही में कर्नाटक सरकार सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदायों को 1% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अभी हाल ही में यह घोषणा किया गया कर्नाटक सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने ऐड किया है कि 2015 में केरल ट्रांसजेंडरों के लिए नीति तैयार करने वाला और उसे लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2015 में केरल सरकार के द्वारा यह तैयार किया गया था और इसे लागू किया गया था राज्य में। तो आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है। और फिर यहाँ पे हमारा अगला है 9वां प्रश्न कि हाल ही में वैज्ञानिकों को हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से किस ग्रह के बर्फीले चंद्रमा गैनीमेड में जलवाष्प का पहला सबूत मिला है? किस ग्रह के बर्फीले चंद्रमा गैनीमेड में जलवाष्प का पहला सबूत वैज्ञानिकों को मिला है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में वैज्ञानिकों को हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से बृहस्पति ग्रह के बर्फीले चंद्रमा गैनीमेड में जलवाष्प का पहला सबूत मिला है। ये आप यहाँ से याद रखेंगे। अब यहाँ पर अगला और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ऐड किया है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और बृहस्पति का चंद्रमा गैनीमेड हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है और 9वां सबसे बड़ा खगोलीय पिंड है। ये आप यहाँ से याद रखिए कि बृहस्पति का जो चंद्रमा है गैनीमेड, ये मतलब कि कह सकते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है और यह मतलब कि 9वां सबसे बड़ा खगोलीय पिंड भी है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। चलिए अब यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज से जुड़ा है? इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज से जुड़ा है कौन सा मंत्रालय? तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं इसके बारे में कि वर्ष 2020 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने देश भर में साइकिल के अनुकूल पहल के लिए इंडिया साइकिल्स फॉर चैलेंज की शुरुआत की थी, चैलेंज शुरू किया था। और यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया कि हाल ही में मंत्रालय ने अर्थात आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 11 शहरों को इंडिया टॉप 11 साइकिलिंग पायनियर के खिताब से नवाजा है और अब इसका अगला चरण शुरू भी हो चुका है। और यहाँ पे देखिए आगे लिखा गया इसके तहत इसमें प्रत्येक विजेता शहर को 1 करोड़ रुपये राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। तो ये आपको याद रखना है। इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 2020 में किया गया था आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। और यहाँ पर इस मतलब कि इस चैलेंज का ये मतलब कि अभियान का क्या नाम है? तो इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज इसका नाम है। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ से याद रखिए। अब उस बाद यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न होगा 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन निर्यातक बनो शुरू किया है? मिशन निर्यातक बनो अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा भी शुरू किया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस पर बता दूं कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने मिशन निर्यातक बनो नामक एक अभियान शुरू किया है। अब यहाँ पे आगे लिखा गया कि राजस्थान सरकार द्वारा इसे शुरू किए जाने का उद्देश्य विदेशों में अपने व्यवसाय का विस्तार करने के इच्छुक स्थानीय व्यापारियों को प्रोत्साहित करना, यानी कि जो ऐसे व्यापारी हैं जो खास करके विदेशों में व्यापार करना चाहते हैं तो उनके व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मतलब इस अभियान को शुरू किया गया जिसका नाम है मिशन निर्यातक बनो। ये अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया कि राजस्थान सरकार द्वारा इस मिशन निर्यातक बनो अभियान की योजना को 6 चरणों में पूरा किया जाएगा। अर्थात इस मिशन बनो निर्यातक अभियान की जो योजना है इसे 6 चरणों में पूरा किया जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना है।
अब उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है ई नायरा लॉन्च करने की घोषणा की है? किस देश ने भी ई नायरा जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है इसे लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये अभी हाल ही में घोषणा की गई नाइजीरिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीरिया ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी ई नायरा लॉन्च करने की घोषणा की है और यह घोषणा सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया यानी कि सीबीएन द्वारा की गई है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से याद रखिए। अभी हाल ही में ई नायरा की घोषणा की गई है नाइजीरिया के द्वारा, जो कि एक पश्चिम अफ्रीकी देश है। चलिए अब यहाँ पर बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 26 से 31 जुलाई 2021 तक चली। बताएं कि इस सत्र में कितनी बैठकें हुई थी। इस प्रश्न के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। यहाँ से बहुत ऐसे सारे प्रश्न हैं जो कि आप श्योर रहें आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कृपया आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आप चाहें तो यहाँ पर इस बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। और जो लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं और टेस्ट सीरीज अटेंड करना चाहते हैं, बिहार करंट अफेयर्स वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप pre21 लिख के मैसेज करें। ध्यान रहे आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।